द एज ऑफ सोशल चेंज। फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद यूरोप में एक बड़ा बदलाव आया। लोगों ने पहली बार फ्रीडम और इक्वालिटी जैसे आइडियाज़ को सीरियसली लेना शुरू किया। पहले क्या होता था, समाज 3 एस्टेट्स में डिवाइड होता था और एरिस्टोक्रेसी यानी राजा महाराजा जैसे अमीर लोग और चर्च के पास सारी पावर होती थी। बाकी लोग उनकी सुनते थे। लेकिन फ्रेंच रेवोल्यूशन ने लोगों को यह एहसास दिलाया कि समाज को बदला जा सकता है। पावर सिर्फ कुछ लोगों के पास नहीं होनी चाहिए, सबको मिलनी चाहिए। ये नए आइडियाज़ सिर्फ यूरोप में नहीं रहे, एशिया तक पहुँचे। इंडिया में राजा राम मोहन रॉय और डिरोजियो जैसे रिफॉर्मर्स ने फ्रेंच रेवोल्यूशन के सिग्निफिकेंस पर चर्चा की और लोगों को नए विचारों से परिचित कराया। यूरोपियन पावर्स दुनिया भर में कॉलोनीज बनाती थीं। उन कॉलोनीज में रहने वाले लोग भी सोचने लगे कि हमारे समाज में भी बदलाव हो सकता है। इसी वजह से इन नए आइडियाज़ को और भी स्ट्रेंथ मिल गई और दुनिया भर में सोशल चेंज की लहर चल पड़ी। फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद सब लोग एक जैसे नहीं सोच रहे थे। यूरोप में हर किसी को पूरा समाज बदलने की इच्छा नहीं थी। कुछ लोग कहते थे कि थोड़ा बदलाव होना चाहिए, लेकिन धीरे धीरे। कुछ लोग ऐसे भी थे जो चाहते थे कि समाज का पूरा स्ट्रक्चर ही बदल जाए, यानी बड़ा परिवर्तन। इस हिसाब से लोग 3 ग्रुप्स में डिवाइड हो गए, कंजर्वेटिव्स, लिबरल्स और रेडिकल्स। अब हम 19th सेंचुरी के कुछ इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल आइडियाज़ और ट्रेडिशंस को समझेंगे, जिन्होंने समाज में बदलाव लाने में बड़ा रोल प्ले किया। फिर हम एक ऐसे मेजर हिस्टोरिकल इवेंट पर फोकस करेंगे जिसमें समाज को पूरी तरह बदलने की कोशिश की गई, और वो इवेंट था रशियन रेवोल्यूशन। इसी रशियन रेवोल्यूशन के थ्रू सोशलिज्म एक बहुत ही पावरफुल आइडिया बनकर सामने आया। 20th सेंचुरी में दुनिया भर में सोशलिज्म का असर पड़ा और इसने सोसाइटी को नया शेप दिया। अब बात करते हैं लिबरल्स की। उनका एम था समाज को बदलना, लेकिन शांति और लॉ के साथ, रिलीजियस टॉलरेंस। लिबरल्स चाहते थे कि हर धर्म को बराबरी से ट्रीट किया जाए, क्योंकि उस समय यूरोप में ज़्यादातर कंट्रीज एक रिलीजन को स्पेशल फेवर देती थी, जैसे ब्रिटेन में चर्च ऑफ इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया और स्पेन में कैथोलिक चर्च। रूलर्स की पावर को कंट्रोल करना। लिबरल्स डायनेस्टिक रूलर्स की अनलिमिटेड पावर के खिलाफ थे। उनका मानना था कि गवर्नमेंट भी लॉ के अंडर काम करे। राइट्स एंड इलेक्टेड गवर्नमेंट। लिबरल्स चाहते थे कि लोगों के राइट्स सेफ हो, इलेक्टेड पार्लियामेंट हो, जुडिशरी इंडिपेंडेंट हो। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, लिबरल्स डेमोक्रेसी के फेवर में नहीं थे, यानी वो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज को सपोर्ट नहीं करते थे। उन्हें लगता था कि जिन लोगों के पास प्रॉपर्टी है सिर्फ वो लोग ही वोट कर सकते हैं, और वो महिलाओं के वोटिंग राइट्स के भी खिलाफ थे। अब बात करते हैं रेडिकल्स की। रेडिकल्स चाहते थे कि गवर्नमेंट देश के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मर्जी से चले, यानी मेजॉरिटी रूल। वोटिंग राइट्स फॉर ऑल। रेडिकल्स वुमेन वोटिंग राइट्स, सफ्रेज मूवमेंट को भी सपोर्ट करते थे, यानी वो चाहते थे कि महिलाओं को भी वोट का अधिकार मिले। प्रिविलेजेस के खिलाफ। वो लैंड ओनर्स और बड़े फैक्ट्री ओनर्स के स्पेशल प्रिविलेजेस के खिलाफ थे। उन्हें लगता था कि पावर और पैसे का कंट्रोल कुछ लोगों के पास ही नहीं होना चाहिए। प्राइवेट प्रॉपर्टी अलाउड, बट रेडिकल्स प्राइवेट प्रॉपर्टी को हटाना नहीं चाहते थे, लेकिन उन्हें ये पसंद नहीं था कि सारी प्रॉपर्टी सिर्फ कुछ लोगों के पास ही हो। अब बात करते हैं कंजर्वेटिव्स की। ये लोग लिबरल्स और रेडिकल्स दोनों के खिलाफ थे। कंजर्वेटिव्स पुराने सिस्टम को बचाए रखने में बिलीव करते थे। उनके लिए ट्रेडिशन बहुत इम्पॉर्टेंट था। 18th सेंचुरी में कंजर्वेटिव्स कहते थे कि समाज में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए, जो सिस्टम चल रहा है वही सही है। लेकिन फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद उनके सोचने का तरीका बदला।
19th सेंचुरी में उन्होंने माना कि चेंज होना जरूरी है, पर धीरे धीरे और ट्रेडिशन को रिस्पेक्ट करते हुए। यूरोप में 3 अलग अलग आइडियाज़ थे, कंजर्वेटिव्स, लिबरल्स और रेडिकल्स। फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद जब समाज में बदलाव आने लगे तो इन सभी की सोच एक दूसरे से टकराने लगी। प्रोटेस्ट हुए, रेवोल्यूशंस हुए, पॉलिटिकल फाइट्स हुई। 19th सेंचुरी में लोगों ने नेशन को बदलने की बहुत कोशिश की। फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद यूरोप में समाज को कैसे बदला जाए, इस बात पर अलग अलग विचार सामने आए। कंजर्वेटिव्स, लिबरल्स और रेडिकल्स, इन सब के पास अपने अपने आइडियाज़ थे। इस वजह से सोशल और पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट पैदा हुए। 19th सेंचुरी में लोगों ने देश और समाज को बदलने की बहुत कोशिश की। रिफॉर्म्स हुए, रेवोल्यूशंस हुए। इन एफर्ट्स ने हमें ये समझाया कि कुछ पॉलिटिकल आइडियाज़ में समाज को बदलने की शक्ति होती है। ये पॉलिटिकल चेंजेस, कंजर्वेटिव्स, लिबरल्स और रेडिकल्स के आइडियाज़ बस एक शुरुआत थे। यूरोप एक नए युग में एंटर कर रहा था। इस समय सोसाइटी और इकोनॉमी दोनों में बहुत बदलाव हो रहे थे। नए शहर डेवलप होने लगे, इंडस्ट्रीज़ का विकास हुआ, बहुत एरियाज़ में फैक्ट्रीज लगने लगीं और लोग ज़्यादा संख्या में यहाँ काम करने लगे। रेलवेज़ का एक्सपेंशन हुआ। रेल्स की वजह से ट्रैवल और ट्रांसपोर्ट बहुत तेज़ी से बढ़ने लगा। लोगों का, सामान और आइडियाज़ का मूवमेंट और फास्ट हो गया। ये वो पीरियड था जब यूरोप में इकोनॉमी पूरी तरह बदल गई। मशीन्स ने मैनुअल काम को रिप्लेस किया और प्रोडक्शन कई गुना बढ़ गया। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद फैक्ट्रीज तेज़ी से बढ़ने लगीं। इसके साथ ही लोगों की ज़िंदगी में बहुत बदलाव आए। मैन, वुमेन और चिल्ड्रन सब फैक्ट्रीज में काम करने लगे। काम मुश्किल होता था और मशीन्स डेंजरस थी। लोग 12 घंटे तक लगातार काम करते थे और इतना काम करने के बाद भी वेजेस बहुत कम मिलते थे। अनएम्प्लॉयमेंट भी कॉमन था। जब कभी मार्केट में गुड्स की डिमांड कम हो जाती तो फैक्ट्रीज वर्कर्स को निकाल देती थी। टाउन्स तेज़ी से ग्रो हुए, प्रॉब्लम्स बढ़ गईं। लोग काम की तलाश में शहरों में जाने लगे। टाउन्स तेज़ी से ग्रो हो रहे थे तो प्रॉब्लम्स बढ़ने लगीं, जैसे प्रॉपर हाउसिंग नहीं, क्लीन वाटर नहीं मिलता, सैनिटेशन, सफाई की कमी और बीमारियां बढ़ने लगीं। इन सभी प्रॉब्लम्स को देखकर लिबरल्स और रेडिकल्स ने सोचना शुरू किया कि कैसे इन मुश्किलों का सल्यूशन निकाला जाए। उन्होंने सोसाइटी और गवर्नमेंट में ऐसे रिफॉर्म्स की डिमांड की जिससे लोगों की ज़िंदगी बेहतर हो सके। 19वीं सदी में ज़्यादातर फैक्ट्रियाँ किसी अमीर व्यक्तिगत व्यक्ति की ही प्रॉपर्टी होती थी, यानी कंपनी भी उसकी, फैक्ट्री भी उसकी और फैसले भी वही लेता था। अब जो लिबरल्स और रेडिकल्स थे, कई लोग खुद भी बिजनेस के मालिक थे। उन्होंने मेहनत से बिजनेस करके या इंडस्ट्री में काम करके पैसा कमाया था, इसलिए उनका मानना था कि मेहनत और मेहनत करने वालों को बढ़ावा मिलना चाहिए। वे पुराने ज़माने की जन्म से मिलने वाली रियासतें और ऊंची जात या खून से मिलने वाले अधिकार के खिलाफ थे। उनका कहना था, अगर किसी को आज़ादी मिले, वो मेहनत करे, गरीबों को काम मिले और जिनके पास कैपिटल है उन्हें बिना रोक टोक काम करने दिया जाए तो समाज अपने आप आगे बढ़ेगा। इसी सोच की वजह से बहुत से कामगार और आम लोग जो बदलाव चाहते थे, इन लिबरल और रेडिकल ग्रुप्स के साथ जुड़ने लगे। धीरे धीरे ये आंदोलन मजबूत होते गए और समाज में सुधार की आवाज़ें उठने लगीं। अब हम देखते हैं कि 1815 के बाद यूरोप में क्या हो रहा था। कुछ नेशनलिस्ट, लिबरल्स और रेडिकल्स ऐसे थे जो पुरानी मोनार्की वाली सरकारों को ख़त्म करना चाहते थे। उनका मानना था कि सभी को बराबरी का अधिकार मिलना चाहिए। इसलिए फ्रांस, इटली, जर्मनी और रशिया जैसे देशों में ये लोग रेवोल्यूशनरीज बन गए, यानी कि इन्होंने पुराने राजाओं को हटाने और नए मॉडर्न नेशंस बनाने के लिए संघर्ष किया। नेशनलिस्ट एक ऐसे नेशन का सपना देखते थे जहां कास्ट,
क्लास या बर्थ से कोई फर्क ना पड़े, सभी सिटीजन्स को बराबर का अधिकार मिले। इस समय इटली का एक फेमस नेशनलिस्ट था ग्यूसेप्पे मज़ीनी। उसने इटली को एक यूनाइटेड नेशन बनाने का सपना देखा और इसके लिए लोगों के साथ मिलकर गोपनीय तरीके से काम किया। मज़ीनी के विचार सिर्फ यूरोप तक सीमित नहीं थे। दुनिया भर के नेशनलिस्ट, जिनमें इंडिया के देशभक्त भी शामिल थे, उसकी राइटिंग्स पढ़कर इंस्पायर हुए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अपने विचार कमेंट करके बताएं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।